हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 74। वर्कशीट नंबर 74 सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट है और ये वर्कशीट है क्लास 10th का। वर्कशीट है 19 जनवरी 2021 का। आज का हमारा टॉपिक है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसकी हमें पुनरावृत्ति करनी है। इससे संबंधित लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जो कि 3 व 5 अंक के हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। यहाँ देखिए पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। इसके अंतर्गत मुक्त व्यापार, पूंजी का मुक्त रूप में प्रवासन एवं श्रम की गतिशीलता आदि शामिल होती है। इसमें निम्नलिखित चीजें समाविष्ट होते हैं। कौन कौन सी चीजें समाविष्ट है वह देखिए। विदेशी व्यापार में वृद्धि, उत्पादन की तकनीकों का निर्यात और आयात, एक देश से दूसरे देश में पूंजी और वित्त का प्रवाह और एक देश से दूसरे देश में लोगों का प्रवास, यह कहलाता है वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके कार्य क्या हैं, इसकी कमियां क्या क्या हैं, यह हमें बताना है। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 का उत्तर देखते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म इसे WTO कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो क्या करता है, विश्व व्यापार के नियम बनाता है। इसकी स्थापना 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गेट के स्थान पर लाने के लिए की गई थी। WTO के सचिव और महानिदेशक जेनेवा में निवास करते हैं, क्योंकि WTO का निदेशालय कहाँ है, जनेवा। अब हम WTO के वर्क को भी देख लेते हैं कि WTO का वर्क क्या है, वह क्या क्या काम करता है। तो यहाँ देखिए WTO की वैश्विक प्रणाली बातचीत के माध्यम से व्यापार बाधाओं को कम करती है एवं भेदभाव रहित सिद्धांत के अंतर्गत कार्य करती है। दूसरा है विश्व व्यापार संगठन आर्थिक विकास एवं रोजगार को प्रोत्साहित करता है। तीसरा, विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की लागत में कटौती कर सकता है। चौथा पॉइंट देखिए, व्यापार और प्रशुल्क के संबंधित किसी भी भावी मसले पर सदस्यों के बीच विचार विमर्श हेतु एक मंच के रूप में WTO जो है वो कार्य करता है। पांचवा है विवादों के निपटारे से संबंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं को प्रसारित करता है। छठा और अंतिम पॉइंट देखिए, वैश्विक आर्थिक नीति निर्यात में अधिक सामंजस्य भाव लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक से सहयोग करता है। तो यह कौन करता है, WTO करता है। चलिए अब हम इसकी कमियां देख लेते हैं कि इसकी कमियां क्या क्या हैं। तो यहाँ देखिए WTO में विकसित देशों का बोलबाला है, जिसके कारण एक तरीके से ये इन देशों का पक्षधर लगता है। दूसरा, WTO के सदस्य देश अगर उनके नियमों को नहीं मानते तो उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता। तीसरा है WTO किसी भी नियम को सख्ती से लागू कराने में असमर्थ लगता है। तो यह जो है वह कमियां हैं विश्व व्यापार नीति की। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन अत्यधिक होने की वजह से हम सिर्फ इसका आंसर ही जानेंगे, क्योंकि इसको समझाने और समझने में बहुत सारा वक्त हमें लग जाएगा। तो अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है हमारा। तो यहाँ देखिए तीसरा प्रश्न हमारा है बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं। तो चलिए इसका उत्तर भी देखते हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरीकों से उत्पादन या उत्पाद पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। जैसे कई MNC किसी स्थानीय कंपनी से साझा वेंचर करते हैं ताकि उनका काम शुरू हो सके। स्थानीय कंपनियों को स्थानीय बाजार में व्यवसाय के माहौल के बारे में बेहतर पता होने की वजह से MNC को इससे मदद मिलती है। इसके अलावा स्थानीय कंपनी का व्यवसाय का ढांचा पहले से ही जमा हुआ होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, जब बिजनेस एक निश्चित अनुपात में बढ़ जाता है तो MNC साझा समझौते को तोड़ देती है और फिर एक स्वतंत्र कंपनी की तरह काम करती है। इससे उसे अपने बिजनेस पर बेहतर नियंत्रण हासिल करने में मदद मिलती है। तीसरा है कुछ MNC पहले दिन से ही स्वतंत्र रूप में काम करना शुरू करती है। और चौथा पॉइंट है कुछ MNC केवल स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन करती है, वहीं कुछ अन्य निर्यात के लिए उत्पादन करती है।
तो ये हो गया प्रश्न संख्या 3 का उत्तर, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है निवेश क्या है, यह विदेशी निवेश से किस प्रकार भिन्न है, यह हमें बताना है। तो देखिए चौथे प्रश्न का आंसर आप इस प्रकार लिखेंगे, निवेश या विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट का सामान्य आशय ऐसे व्ययों से है जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाए। यह तत्कालीन उपभोग व्यय या ऐसे व्ययों संबंधित नहीं है जो उत्पादन के दौरान समाप्त हो जाए। सामान्यतः इसे किसी वर्ष में पूंजी स्टॉक में होने वाले वृद्धि के रूप में परिभाषित करते हैं। अब हम देखेंगे कि निवेश जो है वह विदेशी निवेश से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ देखिए, निवेश से देश को दीर्घकालिक लाभ मिलता है, जबकि विदेशी निवेश से अल्पकालीन लाभ मिलता है। निवेश से देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग मिलता है, जबकि विदेशी निवेश से जिस देश की कंपनी है उसे फायदा होता है। तीसरा, विदेशी निवेश से दीर्घकाल में नुकसान होता है और विदेशी निवेश देश के छोटे निवेशकों को देते हैं। तो इस प्रकार विदेशी निवेश जो है वह निवेश से भिन्न है। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न हमारा है, व्यापार व निवेश पर कई देश व्यापार अवरोध क्यों लगाते हैं। व्यापार अवरोध कहने का अर्थ है बच्चों, व्यापार में जो टैक्स लगाए जाते हैं वह क्यों लगाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर, देश के उत्पादों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य माना जाता है। देश में लघु उद्योगों को बचाने के लिए व्यापार अवरोध लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? तो देश के लघु उद्योगों को बचाने के लिए, क्योंकि अगर विदेशी उद्योग जो है वह किसी देश में जाकर के अपना उन्नति करेगा तो वहाँ जो देश के लघु उद्योग हैं उनका पतन हो जाएगा। घरेलू उद्योगों को भारी प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए व्यापार अवरोध लगाए जाते हैं। विदेशी कंपनियों के देश में प्रभाव को कम करने के लिए भी व्यापार अवरोध लगाए जाते हैं। छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न हमारा है, उत्पादकों में होने वाली प्रतिस्पर्धा किस प्रकार उपभोक्ता को फायदा प्रदान करती है, किन्हीं 5 का वर्णन कीजिए। तो देखिए छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, उत्पादकों में होने वाली प्रतिस्पर्धा निम्नलिखित कारणों से उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाती है। पहला, कीमत को नियंत्रित करने में। दूसरा, वस्तुओं को नई गुणवत्ता को सुधारने में। तीसरा, किसी व्यक्ति या संगठन के वर्चस्व से बचने में। और चौथा, कम कीमत पर अधिक लाभ प्राप्त करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक घटकों का वर्णन कीजिए। हमें क्या करना है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कौन कौन से घटक सहायक हैं उनका वर्णन करना है। तो यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 7 का उत्तर हो जाएगा, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। पहला, व्यापार अवरोधों को कम करना, जिससे उत्पादों एवं वस्तुओं का विभिन्न राष्ट्रों के बीच बिना बाधा के आदान प्रदान हो सके। दूसरा, ऐसी स्थिति का निर्माण करना जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के बीच पूंजी या धन का स्वतंत्र प्रवाह हो सके। तीसरा, ऐसा वातावरण कायम करना जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के बीच तकनीक का मुक्त प्रवाह हो सके। और ऐसा वातावरण कायम करना जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के बीच श्रम का निर्बाध प्रवाह हो सके। तो ये है प्रश्न संख्या 7 का उत्तर। प्रश्न संख्या 8 हमारा है, उदारीकरण की प्रक्रिया को भारत ने किस प्रकार अपनाया। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 का उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे, उदारीकरण की प्रक्रिया को भारत ने निम्न चरणों में अपनाया। पहला है, औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण करके। 1991 के बाद आरंभ हुए नीतियों ने निम्नलिखित 6 उत्पादों को छोड़ शेष उत्पादों के लिए लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। दूसरा, वित्तीय क्षेत्र में सुधार। वित्त के क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसे वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित हैं, जिसमें किए गए सुधार जो हैं वह निम्नलिखित हैं। अब क्या क्या सुधार किए गए वो देखिए। कर व्यवस्था में सुधार किया गया। इन सुधारों का संबंध सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों से है, जिन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीतियां भी कहा जाता है। उसके बाद है विदेशी विनिमय सुधार और पांचवा है व्यापार और निवेश नीति में सुधार। अगला प्रश्न है, उदारीकरण क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के किन्हीं 5 प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 का उत्तर,
उदारीकरण क्या है? तो उदारीकरण एक नई आर्थिक नीति है जिसके द्वारा देश में ऐसा वातावरण स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं जिससे देश के व्यवसाय व उद्योग स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकें। तो यह है उदारीकरण। अब देखिए, उदारीकरण का मतलब होता है व्यवसाय तथा उद्योग पर लगे प्रतिबंधों को कम करना, जिससे व्यवसायी तथा उद्यमियों को कार्य करने में किसी प्रकार की बाधाओं का सामना न करना पड़े। उदारीकरण व्यापारिक दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव किया और सभी देशों के लिए अत्यधिक अवसर प्रदान किए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका समझाएं। तो यहाँ देखिए, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। तकनीकी विकास के कारण बाजार आपस में जुड़ पाए हैं। दूसरा, तकनीकी विकास के कारण दूर स्थित भागों के बीच भी व्यापार संभव हो पाया और इससे व्यापार प्रबंधन करना और अधिक सरल हुआ है। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 10 का उत्तर। आगे देखिए, स्रोत आधारित प्रश्न दिए गए हैं। यह 4 अंक के हैं। तो सबसे पहले हम दिए गए अनुच्छेद को पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ देखिए, वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। यह अधिकाधिक विदेश निवेश और विदेशी व्यापार के द्वारा संभव हो सका है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों की खोज कर रही है जो उनके उत्पाद के लिए ज़्यादा सस्ते हों। परिणामतः उत्पादन कार्य जटिल ढंग से संगठित किया जा रहा है। देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेश अवरोधों को हटाकर वैश्वीकरण को सुगम बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है, जबकि वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ता और कुशल, शिक्षित एवं धनी उत्पादक ही लाभान्वित हुए हैं। परंतु बढ़ती प्रतिस्पर्धा से अनेक छोटे उत्पादक और श्रमिक प्रभावित हुए हैं। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसरों का सृजन करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सभी का बेहतर हिस्सेदारी हो या सभी को बेहतर हिस्सेदारी मिले। तो यह सब कैसे संभव है? यह सब संभव है वैश्वीकरण के न्याय संगत होने से। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, वैश्वीकरण को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। तो देखिए, मैं इसी में हाईलाइटेड कर देती हूँ, आप यहाँ से इसका आंसर लिख लीजिए। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। यह अत्यधिक विदेशी निवेश और विदेश व्यापार के द्वारा संभव हो रहा है। और आप चाहें तो यह भी पॉइंट आप उसमें ऐड कर सकते हैं। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसरों का सृजन करेगा। यह भी सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सभी का बेहतर हिस्सा हो। तो आप इस पॉइंट को भी ऐड करके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। हमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका के बारे में बताना है कि वह किस प्रकार की भूमिका निभाती हैं किसमें, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में। तो यहाँ देखिए, मैं येलो लाइन से हाईलाइटेड कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों की खोज कर रही हैं जो उनके उत्पाद के लिए ज़्यादा सस्ते हों। तो देखिए, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों की खोज कर रही हैं जो उनके उत्पाद के लिए ज़्यादा सस्ते हों। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर जो है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। जो येलो कलर से हाईलाइटेड है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। प्रश्न संख्या 3 हमारा है, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण में किस प्रकार सहायता प्रदान की है। तो देखिए, किस प्रकार सहायता प्रदान की है। पहला हो जाएगा आपका उत्पाद को संगठित करने में। उत्पाद को संगठित करके प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण में सहायता प्रदान की है। दूसरा हो जाएगा आपका व्यापार और निवेश के उदारीकरण,
ने व्यापार और निवेश अवरोधों को हटाकर। और तीसरा हो जाएगा वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ता और कुशल शिक्षित एवं धनी उत्पाद को लाभान्वित करके। तो आप यहाँ से 1 2 3 करके ऐसे कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट्स आपका ये हो जाएगा उत्पाद को संगठित करके। दूसरा हो जाएगा व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेश के अवरोध को हटा करके, ये हो जाएगा आपका दूसरा पॉइंट। उसके बाद तीसरा पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हैं वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ताओं और कुशल शिक्षित एवं धनी उत्पाद को लाभान्वित करके, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा पॉइंट। और भी चाहें तो आप इसमें से पॉइंट्स को लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए कुछ उपाय सुझाइए। तो देखिए इसके लिए क्या उपाय है, तो इसके लिए यह उपाय है कि आपको क्या करना होगा, अवसरों का सृजन करना होगा। क्या करना होगा, अवसरों का सृजन। और साथ ही क्या करना होगा, यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी को एक समान हिस्सेदारी मिले। सभी को वैश्वीकरण में क्या मिले, एक समान हिस्सेदारी। तो आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 74 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका धन्यवाद।